नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डिगर गुरुजी पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये भैया भारतीय संविधान की विशेषताएं, यानी कि आप सभी को पता ही है कि भारतीय संविधान पार्ट नंबर 3 है। टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग यहाँ पर जो है पढ़ते हुए चल रहे हैं और यहाँ पर ये तीसरी क्लास है। और मैंने प्लेलिस्ट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो अगर आपने इसके पहले की जो दोनों क्लासेस उनका नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और आपको PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे देता हूँ, तो आप लोग PDF जरूर डाउनलोड करें, जिससे आप लोग यहाँ तो पढ़ते रहे, साथ ही साथ जो है उसको रिपीट जो है जरूर करते हुए चले। ठीक है, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए मैं जितनी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाता हूँ उसको आप या तो नोट्स बनाते हुए रहो, या तो आप लोग PDF डाउनलोड कर लो। अगर आप खुद से नोट्स बना लेते हो तब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो लोग वहाँ से PDF जो है जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अभी तक जो हमने पढ़ा था, अभी तक हमने भाई भारतीय संविधान के बारे में बताया। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती थी, जितनी आपकी समितियाँ थी, उनके अध्यक्ष क्या थे, क्या और इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, झंडों के बारे में मैंने बताया, हर चीज़ मैंने आपको बता रखी है। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले भाई जो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अनुसूची है, 7वीं जो अनुसूची है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जो 7वीं अनुसूची है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे समवर्ती सूची, इसके अलावा राज्य संघ सूची, राज्य सूची, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, नोट्स जो है बनाते हुए चलिएगा। और इसके बाद जो है कल आपका जो पार्ट नंबर 4 आने वाला है, वहाँ पर हम लोग और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे आपका जो अनुच्छेद 1 है, यानी कि जो संघ और राज्य क्षेत्र है, यूनियन और टेरिटरी है, उसके बारे में हम लोग कल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज यहाँ पर और एक बेसिक चैप्टर है, इसको ख़त्म करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जानेंगे इसके बारे में कि हमारा जो संविधान है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा कि भाई हमारे संविधान में राष्ट्र का उल्लेख जो है किन नामों से किया गया है। देखो भाई, अगर हम बात करते हैं संविधान में जो हमारा राष्ट्र है, यानी कि जो हमारा भारत देश है, हिंदुस्तान देश है, इसको किस नाम से जो है उल्लेख किया गया है, तो इंडिया, दैट इज भारत। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, भारत अर्थात इंडिया, इन दोनों नामों से जो है इसका उल्लेख किया गया है। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कई बार आपके पेपर में सिंपल सा पूछा गया है कि राष्ट्र का उल्लेख जो है किन नामों से किया गया है, तो भारत या इंडिया, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर भारतीय संविधान में जो शासन प्रणाली है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, भारत के संविधान में जो शासन की प्रणाली है वो की व्यवस्था जो है किस प्रकार की गई है, तो संसदात्मक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जो है नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो है नोट डाउन करते हुए चलिएगा कि भैया जी, आपकी जो संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें जो नियंत्रण होता है वो किस पर होता है, तो भाई विधायिका का जो कार्यपालिका होता है उस पर नियंत्रण होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ और भी आपके कुछ पॉइंट दिए गए, इसको भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा। पहला पॉइंट आपका ये है कि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसका आधारभूत तत्व क्या है, तो याद रखिए भाई, एकल कार्यपालिका। ठीक है, अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है उसका आधारभूत तत्व क्या होता है, एकल कार्यपालिका होता है। इसके अलावा भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है और ब्रिटेन की जो संसदीय शासन प्रणाली है, इसके मध्य में जो अंतर है उसका मेन पॉइंट क्या है भाई, इसके मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है, तो न्यायिक समीक्षा। ठीक है, अगर आपसे पेपर में आता है कि भाई भारतीय संसद की जो शासन प्रणाली है और ब्रिटिश संसद की जो शासन प्रणाली है, उसमें जो मेन पॉइंट है, उसमें जो मध्य अंतर उनके बीच में, उनका मेन पॉइंट क्या है, तो न्यायिक समीक्षा है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारत का संविधान जो है परिसंघीय है या किससे निर्धारित होता है। भारत का जो संविधान है परिसंघीय है, ये जो है किससे निर्धारित होता है, तो याद रखिए केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। ठीक है, चलिए, ये तो कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब हम लोग जानेंगे अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर देखिएगा, जो भारतीय संविधान है उनके जो कुछ आप कह सकते हो जो उनके मूल्य हैं। ठीक है, किसके किसके बारे में उल्लेख किया गया भारतीय संविधान में, तो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी जो है बाद में ऐड की गई थी भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें बाद में कुछ आपके वर्ड्स जो है ऐड किए गए थे, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बाद में जानते हुए चलेंगे। बट अभी जान लीजिए कि जो भारतीय संविधान के मूल्य हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 6, इनको तो बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और आपका लोकतांत्रिक। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे ना। इसके अलावा संविधान की आत्मा कई बार आपके पेपर में आया गया है, तो संविधान की आत्मा किसको कहते हैं वो हम लोग जानेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और, यहाँ पर संविधान की आत्मा से एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को किसने कहा है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा यानी कि
जो है किसने कहा ये कथन, तो याद रखिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत कम लोग इसको आपको बताते हैं, बट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो है संविधान की आत्मा, नीति, ऐसे तत्व और मूल अधिकारों को कहा है। इसके अलावा मूल संविधान, देखिए मूल संविधान की बात हो रही है, यानी कि जब आपका संविधान बन के तैयार होता है, कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसमें कुछ आपके मतलब दोबारा समझ लीजिए रिपीट ही हो रहा है कि कुल कितने अनुच्छेद थे। स्टार्टिंग में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, तो अभी तो 12 हो चुकी हैं, आप सभी को पता है, अनुच्छेद की संख्या भी बढ़ चुकी है। ये सब जो आपको जो है पता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हर चीज़ आपको बता चुका हूँ। अब आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ और पूछा गया है, एक और पॉइंट देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या, कि संविधान यानी कि सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि कौन से अधिवेशन में जो है जन गण मन यानी कि जो अपना राष्ट्रगान है वो गाया गया था। तो कलकत्ता के अधिवेशन में, जो कि कब हुआ था, 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों आपका, 1911 ईस्वी में हुआ था। और ये तो आई होप सबको, ये पॉइंट तो सबको पता ही होगा, अगर आप इंडिया से हैं तो ये पॉइंट तो आई होप सबको पता होगा कि राष्ट्रगान के गायन का जो मानक समय, स्टैंडर्ड समय है, वो आपका कितना होता है, 52 सेकंड होता है। ठीक है, ये चीज़ जो है यहाँ पर दिमाग में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट याद है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे भाई किसके बारे में, एक पॉइंट और दिया गया है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कथन किसका कहा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। केसी हुएड ने क्या कहा है कि भारतीय संविधान जो है अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। इसके अलावा यहाँ पर भारतीय संविधान के बृहद होने का रीजन क्या है, यानी कि भारतीय के संविधान का बहुत बड़ा होने का, आप सभी को पता है कि भारतीय जो संविधान है सबसे बड़ा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। तो ये संघ और राज्यों का एकल संविधान होने की वजह से, ठीक है, संघ और राज्यों के एकल संविधान के होने की वजह से जो भारत का संविधान है वो काफ़ी बृहद माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, समझते हुए चलिएगा कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका। ये किसका कथन है, तो आइवर जेनसिंग का। ठीक है, ये कथन कुछ दिए गए हैं, मान सकते हो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो भाई, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपके पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं छोटी छोटी जो बारीकियाँ हैं वो भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा केसी हुएड ने भी एक कथन क्या कहा था भाई, केसी हुएड ने एक कथन आपसे कहा था कि जो भारत का संविधान है वो काफ़ी कठोर और लचीले के मध्य में है। वो कथन जो है केसी हुएड ने कहा था। एक कथन इन्होंने ये कहा कि भारत जो है अर्ध संघात्मक राज्य है। भारत क्या है भाई, आपका एक अर्ध संघात्मक राज्य है। ये कथन भी आपका किसका है, केसी हुएड का है। इसके अलावा यहाँ पर ये देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। ये क्वेश्चन देखिए, आपको सबको पता है भाई, भारत एक गणतंत्र यानी कि यहाँ पर रिपब्लिक शासन होता है। तो राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है वो कौन होगा, रिपब्लिक ही होगा ना, पब्लिक ही तो होगा, जनता ही होगा। तो ये चीज़ जो याद रखिएगा, और यहाँ पर जनता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर बन सकता है। इसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में भाई, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ये सुझाव किसने दिया था। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है भाई, क्या बोला गया है, यहाँ पर स्टार लगा दे रहा हूँ, और ऐसे ही आपको स्टार लगा हुआ, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर मार्क किया है, ऐसे PDF आपको मिलेगा, तो जिससे आपको चीज़ें वो भी तैयार रहेंगी, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ये जो है महात्मा गांधी जी का कथन था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट देखिए दिया गया है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरेशन जो है किसने कहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरेशन जो है किसने कहा है, जी ऑस्टिन ने कहा है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये बनता है, यहाँ भी मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपकी कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ होती हैं वो किस में निहित होती हैं। तो भाई भारत की जो शासन प्रणाली की या कार्य प्रणाली की जो समस्त शक्तियाँ होती है वो निहित होती है राष्ट्रपति में। ठीक है, प्रथम नागरिक भी माना जाता है राष्ट्रपति। भारत का जो प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति होता है। आगे हम लोग जब राष्ट्रपति के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वो भी हम लोग जानते हुए चलेंगे। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने स्टार यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं भाई। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, आई नो सबको पता होगा, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है कि भाई भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, सबको पता है, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने चक्र में जो अशोक चक्र है उसमें कुल तीलियाँ कितनी होती है, 24 होती है। ये बहुत
इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मतलब आई होप सबको पता होगा, कभी कभी पेपर में आपके आ जाता है, तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर रख दिया है कि कुछ भी ना छूटे आपसे, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक छोटा सा हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। अभी तक जितनी चीज़ें हमने पढ़ी वहाँ पर सिर्फ भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, जो फीचर्स हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा कि भाई स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुत्ता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ये जो है भारतीय संविधान के कुछ मूल्य थे। और भारतीय संविधान की आत्मा के बारे में हमने पढ़ा, बृहद होने का रीज़न क्या है ये हमने पढ़ा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको पढ़ी, अभी तक जितना चीज़ें मैंने आपको बताया उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं बनता है, बट चीज़ें बेसिक से इंपॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ते हुए चलिएगा। अब यहाँ पर जो ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो आपका 7वीं अनुसूची है, जो 7वीं अनुसूची है, मैंने अभी आपको कल सारी अनुसूचियों के बारे में बताया था, तो यहाँ पर जो 7वीं अनुसूची है इसके बारे में, यानी कि जो इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो यहाँ पर हम लोग 7वीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे क्या है बेसिकली ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा कि भाई भारतीय संविधान के अंतर्गत जो सिविल प्रक्रिया, कुछ यहाँ पर बेसिक्स पॉइंट हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो सिविल प्रक्रिया संहिता है वो किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची। 3 सूचियाँ हैं, याद रखिएगा। 3 सूचियाँ कौन कौन सी, एक आपकी संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची जिसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट बोलते हैं, और संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। जो भारत की 7वीं अनुसूची है इसके अंतर्गत सारा का सारा जो आपका आता है, ठीक है, समझते हुए चलिएगा, पढ़ते हुए चलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये सूची है। यहाँ पर देखिए आपका भारतीय संविधान के अंतर्गत जो सिविल प्रक्रिया संहिता है वो समवर्ती सूची का जो है विषय है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले। अब देखो, अभी मैं जितनी आपकी सूचियां हैं वो आपको एक पूरा लिस्ट दे दूंगा, लेकिन अभी मैं जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पेपर में बनती हैं वो मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ कि समवर्ती सूची से क्या क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। आपका शिक्षा जो है किस सूची का विषय, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका जनसंख्या नियंत्रण अगर पेपर में आता है, परिवार नियोजन आता है, आपराधिक मामले आते हैं, तो ये समवर्ती सूची के विषय हैं। शिक्षा जो है ये भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। तो समवर्ती सूची की देखिए सिविल प्रक्रिया हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, ये सब चीज़ें आपके पेपर में आती है। देखिए यहाँ पर एक और यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षा प्रारंभ में किस सूची का विषय था, ये भी चीज़ आपके पेपर में बन सकता है। शिक्षा जो है स्टार्टिंग में राज्य सूची का विषय था, लेकिन जब आपका 42वां संशोधन हुआ था तो इसे 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर देखिए भूमि सुधार किसके अंतर्गत आता है भाई, भूमि सुधार जो है आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कैसे याद करोगे, मैं आपको भी एक लिस्ट दे दूंगा, तो आप लोग सारी की सारी जो चीज़ें हैं आप लोग याद कर सकते हो। और यहाँ पर जब चीज़ें पढ़ोगे ना आप लोग, जब यहाँ पर आप तीनों सूचियों के बारे में पढ़ेंगे तो एक यहाँ पर देखिएगा कि तीनों सूची में मतलब क्या ऐसा है कि इसे राज्य सूची में क्यों रखा गया है, इसे समवर्ती सूची में क्यों रखा गया है, तो अपने आप जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। राज्य सूची में अगर आप देखेंगे ना, ज़्यादा जो चीज़ें हैं राज्य सूची में, जैसे लोक व्यवस्था हो गया, पुलिस हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, लोक स्वास्थ्य हो गया, गैस मतलब जो आपका कृषि हो गया, आय हो गया, पशुपालन हो गया, राज्य सूची में आपको ये सही चीज़ देखने वाले भी देखिए, रेलवे पुलिस हो गया, भूमि सुधार हो गया, राज्य सूची में मिल रहा है। आर्थिक नियोजन देखिए, इकोनॉमिक प्लान जो आपका किस में है, समवर्ती सूची में आता है। कृषि देखो ध्यान रखिए, मैंने आपको कृषि के बारे में बताया ना, कृषि आपका राज्य सूची में आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, अभी मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा। वैसे तो संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अब 52 तो आपको पूरा याद करना नहीं है, 100 तो आप पूरा याद करोगे नहीं, बट हाँ एक नज़र डाल लोगे तो अगर आपके पेपर में कोई भी चीज़ पूछ लेता है तो आप लोग गलत नहीं करोगे। तो कृषि आपका कौन सी सूची में आता है दोस्तों, आपका राज्य सूची में आता है। इसी तरह ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं टिक कर देता हूँ भाई, पंचायती राज। ये कई बार आपके पेपर में बन चुका है। पंचायती राज जो है किस सूची में शामिल है, तो पंचायती राज दोस्तों आपका राज्य सूची में शामिल है, ठीक है। राज्य सूची में आपका जो है शामिल किया गया पंचायती राज, ये जो है यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दंड प्रक्रिया, देखिए भैया दंड प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी कि समवर्ती सूची। फर्स्ट आपका संघ सूची है, सूची 2 आपका राज्य सूची है, और सूची 3 सूची मतलब लिस्ट होता है, सूची से परेशान मत होइएगा, सूची मतलब क्या होता है, लिस्ट होता है। तो समवर्ती सूची में जो है दंड प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया है। ये देखिए स्टार भी बना लो, ब्रैकेट के अंदर भी है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखो, ये तो सबको भाई पता होना चाहिए कि भाई जो विवाह है, विवाह विच्छेद है, गोद लेना है, ये जो है 7वीं सूची में किसके अंतर्गत शामिल है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं 7वीं सूची में आती हैं और
समवर्ती सूची में जो है इसको शामिल किया गया है। ठीक है भाई साहब, तो ये हो गया आपका जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बन सकते थे सूची से। अब मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी जो लिस्ट है दे दी है जो कि आपके पेपर में बनती है। भाई संघ सूची देखिए यहाँ पर, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको देखते हुए चलिएगा कि भाई अगर हम बात करते हैं यूनियन लिस्ट के बारे में, तो यूनियन लिस्ट देख सकते हैं क्या क्या है। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, एक बार मेरे साथ दोहराते हुए चलिएगा, एक बार आप लोग खुद जाके पढ़ लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। नागरिकता, डाक, संचार व तार, नगर निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, देख सकते हैं ये सारी जो सारी चीज़ें हैं। सीमा शुल्क और निर्यात शुल्क, बीमा हो गया, प्रत्यार्पण हो गया, शेयर बाजार हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार हो गया, रेलवे, ये सब देख सकते हैं किस में आ रहा है भाई, ये सब चीज़ें जो आपकी संघ सूची में आ रही है। रेलवे हो गया, मुद्रा रिजर्व बैंक हो गया, समुद्री हवाई मार्ग हो गया, लॉटरी, आयकर, जनगणना, ये जो चीज़ें आपकी स्टॉक एक्सचेंज देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। स्टॉक एक्सचेंज, जनगणना देखो ये इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पर, इसको याद रख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट भाई, देखो इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर ये देखो, एक मिनट रुकिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है मुद्रा और रिजर्व बैंक। रेलवे में दो चीज़ याद रखो भाई, एक रेलवे पुलिस में होता है, रेलवे पुलिस राज्य सूची में आता है, लेकिन सिर्फ रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे आपका संघ सूची में आता है, ये याद रखिएगा। शेयर बाजार, अभी मैंने आपका स्टॉक एक्सचेंज बताया, शेयर बाजार वही है, ये आपका संघ सूची में आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट टिक कर रखा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जो है याद रखिएगा। इसके अलावा इसी तरह देखिए यहाँ पर मैंने दिया है भाई राज्य सूची के बारे में, तो राज्य सूची में जितने भी आपके कानून हैं, जितने भी कानून है उसको याद रख लीजिएगा। लोक व्यवस्था, पुलिस हो गया, पुलिस में रेल, ग्रामीण पुलिस, कारागार हो गया यानी कि जो जेल हो गया, भूमि से संबंधित जो चीज़ें होगी, स्थानीय स्वशासन से सब में जो चीज़ें हो गई, ये सब जो आपके किसके अंतर्गत आती है, राज्य सूची के अंतर्गत आती है। लोक स्वास्थ्य हो गया, बाजार हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट है आपका जो ये सट्टा हो गया, सट्टा, जुआ, गैम्बलिंग, ये सब जो चीज़ें आपकी इसी में आती हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कृषि के बारे में भी मैंने आपको बताया था, कृषि भी आपका राज्य सूची में आता है। पशुपालन हो गया, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, तो एक साथ हो गया। इसके अलावा गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व, यानी कि राज्य सूची में आपकी वो ज़्यादातर चीज़ें आती है जो आप लोग नॉर्मली यूज करते हो अपनी आपकी लाइफ में, जो आपको प्रत्यक्ष रूप से ज़्यादातर दिखाई पड़ती हैं, जो आप लोग नॉर्मली यूज करते हो डे टू डे पर। यहाँ पर देखिए विद्युत पर कर, पथ कर, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं आपकी क्या है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपकी नॉर्मली आप लोग जो है डे टू डे यूज करते हो, यहाँ पर सारी देख सकते हो। इसी तरह आप लोग उसको एक ट्रिक के रूप में आ सकते हो भाई, लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, भूमि, तो आप लोग याद कर लोगे ना। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसी तरह लास्ट सूची हम लोग देख लेते हैं भाई समवर्ती सूची के बारे में, जिसको हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। तो इस सूची में देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आती है। समवर्ती सूची बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा बनता है। एक तो शिक्षा वाला, मैंने अभी आपको बताया था, शिक्षा जो आपका किसके अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। विवाह हो गया, विवाह विच्छेद हो गया, ये भी आपका इसी के अंतर्गत आता है। दंड प्रक्रिया, दंड विधि, दंड प्रक्रिया, ये जो इसके अंतर्गत आता है। आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, अब देखो यहाँ पर क्या आपको एक अलग करना है कि पुलिस हो गया और कारागार हो गया, यानी कि पुलिस चाहे रेलवे हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे कोई पुलिस हो, ये कारागार यानी कि जो जेल हो गया वो आपका किसके अंतर्गत आता है, राज्य सूची में आएगा। लेकिन जो दंड की प्रक्रिया है और जो दंड की विधि है ये आपका किस में आएगा, समवर्ती में आएगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं, मजदूर संघ होते हैं, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, तो यहाँ पर देखो एक चीज़ समझिएगा, पुलिस जो आपका चीज़ें हो गया वो आपका आता है किसमें, राज्य सूची में। लेकिन जो उसके बाद की प्रक्रिया है, न्याय वाला, न्यायालय वाला, प्रशासन वाली प्रक्रिया है, वो आपका समवर्ती सूची में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं संपत्ति का अर्जन हो गया, विद्युत हो गया। विद्युत में जो हम लोग बिल जमा करते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन सिर्फ विद्युत की अगर हम बात करते हैं तो विद्युत जो आपका समवर्ती में आता है। ठीक है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट है आपको इनको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। तो आई होप ये चीज़ याद रख लेंगे। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए ये चीज़ पेपर में बहुत आता है कि अभी वर्तमान में जो संघ सूची है, ठीक है, जो संघ सूची है, संघ सूची में टोटल आपके 100 विषय हैं। ठीक है। कितने विषय हैं, 100 विषय है। इसी तरह आपका जो राज्य सूची है, वर्तमान में राज्य सूची में आपके टोटल दोस्तों सूची में आपके 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची की अगर हम बात करते हैं तो समवर्ती सूची में दोस्तों आपके 52 विषय सम्मिलित है। ये चीज़ जो है यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया आपके सूचियों के बारे में, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, पूरा देखिएगा और समझते हुए चलिएगा। उद्देशिका, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। उद्देशिका, भाई संविधान की उद्देशिका, प्रस्तावना बोलते हैं जिसको, उद्देशिका बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हुए चलेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब देखो जो आपकी संविधान की प्रस्तावना है या जो उद्देशिका है वो क्या है, समझिए। हम
भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पेपर में भाई आता है, ये देखो वन लाइनर पेपर आपके क्वेश्चन में तो भाई आपका स्टैटिक जी के आता है, ये पूरी चीज़ें तो पूछेगा नहीं, बट आप लोग भाई संविधान पढ़ रहे हो तो आपको भाई संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, तो देखिए संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द यहाँ पर हैं इनको याद रखिएगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, इसके अलावा न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समता हो गया, इनको जो है याद रखते हुए चलिएगा। ये आपसे पूछा जाता है कि जो आपकी संविधान की प्रस्तावना है उसमें कौन कौन से शब्द जो आपके सम्मिलित है। अभी आप लोग आगे पढ़ोगे कि कौन से शब्द मूल संविधान में थे, बाद में किनको ऐड किया गया, वो सब कुछ जो हम लोग यहाँ पर जानते हुए चलेंगे। तो ये हो गया भाई संविधान की प्रस्तावना। समझ में आ गया सभी को नहीं संविधान की प्रस्तावना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आप कहोगे सर जी क्वेश्चन मेरे को तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए कि क्वेश्चन जो आपका कैसे बनता है वो जानते हुए चलना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बनता है आपका ये कि संविधान सभा में, देखिए माफ़ कीजिएगा, क्या क्वेश्चन बनता है भाई, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब प्रस्तुत किया गया। अगर आपके पेपर में आता है भाई संविधान सभा में जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब प्रस्तुत किया गया था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रख लीजिएगा। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। किस कब भैया, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो आपका ये प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो संविधान की प्रस्तावना। ठीक है भाई, संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में जो है वर्णित करता है। ठीक है, तो अगर आपके पेपर में आता है कि भैया भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो संविधान की प्रस्तावना में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट देखिए आपसे क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया। देख सकते हैं, इसको भी स्टार बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो केशवानंद भारती वाद 1973, इस वाद में क्या कहा गया है कि जो संविधान की प्रस्तावना है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत उसमें भी संशोधन जो है आपका किया जा सकता है। ठीक है, और ये देखो भैया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा, ठीक है, संविधान की जो आत्मा है, संविधान की प्रस्तावना, जो प्रस्तावना है या जो उद्देशिका है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों को अलग अलग मत कर दीजिएगा। जो संविधान की उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, उसी को क्या बोला गया है, संविधान की आत्मा बोला गया है। इसके अलावा ग्रेनविल जो ऑस्टिन थे उन्होंने नीति नैतिक तत्व तथा मूल अधिकारों को बोला था, लेकिन हम लोग इसको जानते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, संविधान की उद्देशिका को। चलिए भाई अगला पॉइंट देखिए, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ये देखो अगला पॉइंट आपका यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि भारत एक गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक है। मैंने अभी आपको बताया था ना, गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि भाई जनता के द्वारा राजा चुना जाता है। भाई देखिए वही वाला सीन है ना जो कौन सी सुपर 30 मूवी आएगी कि अब राजा का बेटा जो है राजा नहीं होगा। ठीक है, तो वही सीन है कि भारत जो है आपका एक गणतंत्र है। इसका जो अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होता है। ठीक है, वंशानुगत शासन नहीं होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर क्या है कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। तो भाई धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो अर्थ दिए मतलब दिए गए हैं ये भी जानते हुए चलो ना। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता, यानी कि कोई भी राज्य सरकार या कोई भी जो सरकार है वो एक धर्म को लेकर के मतलब कोई कंडीशन जो है निर्णय नहीं ले सकती, यानी कि कोई धर्म विशेष नहीं होता है, कोई धर्म विशेष को जो है फेवर नहीं कर सकता, आप ऐसा कह सकते हो। तो यहाँ पर जो भारत आपका एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व जो है किससे संबंधित है, यानी कि संविधान की उद्देशिका बोले या प्रस्तावना बोले, कंफ्यूज मत होइएगा। तो 1917 की रूसी क्रांति से, बहुत इंपॉर्टेंट देखिए भाई, अगर पेपर में आता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व जो है किससे संबंधित है, तो 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति से संबंधित है।
अगला पॉइंट देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भैया उच्चतम न्यायालय द्वारा ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है। देखिए भैया क्या पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है उसके किस वाद में ये धारणा प्रस्तुत किया गया है कि उद्देशिका जो है संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो आपके इसके बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर क्या है, ये समझ लीजिए कि संविधान की आत्मा के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। संविधान की उद्देशिका मतलब संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, इसी को संविधान का आत्मा बोला जाता है। तो सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है किसका भाई, सार्वभौमिकता का, ठीक है। सार्वभौमिकता का सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि सभी व्यक्ति पूर्णता तथा और समान रूप से क्या है, मानव है। इसके अलावा अगला पॉइंट देखिए क्या है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे भाई, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, इस शब्द से जो है अपनी भारत की जो प्रस्तावना है वो आरंभ होती है। इस वजह से भारत में जो है लौकिक सार्वभौमिकता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई, यहाँ पर सब कुछ नोट डाउन करते हुए चलिएगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पेपर में बन सकती है यहाँ से। अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर, देखो ये मैंने बताया था, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से संविधान संशोधन में, देखिए भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपके पेपर में आ चुका है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। तो भाई उद्देशिका में जो संशोधन हुआ था वो आपका 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें हुआ था, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों व उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है, तो उनका विस्तार मूल अधिकारों में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है, ठीक है भाई साहब। तो वही संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों के बारे में बताया गया है उनका विस्तार आपको यहाँ देखने को मिलता है, ये चीज़ जो है आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है आपका क्या है, किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है आपका क्या होता है भाई, संप्रभुत्ता होता है, ठीक है भाई, क्या होता है, संप्रभुत्ता होता है। तो ये चीज़ जो है याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए आपके यहाँ पर, अभी मैंने बताया था ना कि जो आपका संविधान में संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन था, तो ये जो है किस में ऐड किया गया, तो समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। देखो पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में जो आपका 42वां संविधान संशोधन है इसमें आपका जोड़ा गया था, ठीक है। और उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री यानी कि पॉलिटिकल हॉर्सोस्कोप की संज्ञा जो है किसने प्रदान की है, तो KM मुंशी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो संविधान की प्रस्तावना है उसको राजनीतिक जन्मपत्री जो है किसने बोला है, KM मुंशी जी ने बोला है। इसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था। देखो ये भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बन सकता है कि अगर आपके पेपर में ये भी आ जाता है कि प्रस्तावना जो संविधान का अंग नहीं है, ये उच्चतम न्यायालय ने किस मत में या किस वाद में व्यक्त किया था, तो बेरूबारी संघ मामले में 1960 ईस्वी में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बन सकती थी मैंने आपको यहाँ पर संविधान की उद्देशिका को लेकर के मैंने बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर कई बार पेपर में आता है कि संविधान की मूल आत्मा क्या है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो आज का ये जो वीडियो है, आई नो कि बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं है, आज कम से कम आधे घंटे का वीडियो तो बन ही गया होगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। PDF जो है जाकर के हमारे टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और पीछे के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं, ठीक है, इसके पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पॉइंट बाय पॉइंट जो है देखते हुए चलते रहेंगे। और आज यहाँ पर आज से एक और 2-3 चीज़ें मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग इतिहास भूगोल भी खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जो है बता दीजिएगा। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।